वही तज्जो की चिंता सताती कि वह कैसे उसके बाद रहेगी। तज्जो जो बचपन से अब तक उसी के हाथों खाती पीती चली आई थी, उसके नहीं रहने पर वह दिन दिन भर भूखी प्यासी रह जाती थी, परंतु किसी दूसरे के हाथों नहीं खाती थी और न ही किसी को अपने पास आने देती थी। फिर वह कैसे उसके जाने के बाद रहेगी? वह भूखों मर जाएगी। ओह, कितनी भयानक बात होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वह तज्जो को अपने साथ लेती जाएगी, किंतु कैसे? बकुल बेचैन हो उठी। उसे याद आई उन दिनों की बातें, जब उसके ससुराल वाले उसे देखने आए थे तो बकुल को खूब सजा धजा कर उन लोगों के सामने ले जाया गया था और वे लोग बकुल के रूप रंग को देखकर रजामंद हो गए थे। किंतु दहेज की बात कुछ चल ही पड़ी थी तो बकुल के पिता ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं दहेज के पक्ष में नहीं हूं श्रीमान। हाँ, इतना जरूर है कि मैं अपनी बेटी की सुख सुविधा के लिए उसकी जरूरत की चीजें अपनी सामर्थ्य भर अवश्य दे दूंगा, परंतु दहेज के नाम पर कुछ नहीं दे पाऊंगा। हाँ, देने को होगा तो एक चीज अवश्य दूंगा और वह है बकुल की बेटी तज्जो। बेटी तज्जो? यह आप क्या कह रहे हैं? क्या बकुल की एक बेटी भी है? बकुल के ससुराल वालों के चेहरे पर संदिग्ध एकदम कठोर रेखाएं उभर आई थी और बकुल के पिता जोरों का ठहाका मारकर हंस पड़े थे। फिर हंसते हुए बोले, अरे भाई, घबरा क्यों रहे हैं? मेरी बकुल ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वह तो लाखों में एक है, जैसा कि एक क्षत्रिय वंश की कन्या को होना चाहिए। मैं कामधेनु की बात कर रहा हूँ, जिसे बकुल प्यार से तज्जो कहकर बुलाती है। चूंकि बचपन से ही तज्जो की देखभाल, खिलाना पिलाना बकुल ने ही किया है और वह भी बकुल के बिना खिलाए पिलाए अन्य किसी के हाथों खाती नहीं। इसलिए मैंने कहा, यदि बकुल के साथ दहेज में आप तज्जो को ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, अन्यथा वैसे भी बकुल के साथ तज्जो जाएगी ही। इस पर बकुल के ससुर ने तज्जो को ले जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, आप दहेज दे अथवा न दे, मैं कुछ मांगता नहीं, किंतु मैं आपकी कामधेनु नहीं ले जा सकूंगा। उसे आप अपने पास ही रखें। लेकिन मैं तो बकुल के लिए। हाँ हाँ, समझ गया। बकुल के ससुर बकुल के पिता की बात काटते हुए बोले, तज्जो बकुल के सबसे प्यारी चीज है, परंतु मैं भी लाचार हूँ। मेरा बेटा शहर में एक सरकारी अफसर है। उसका संपर्क वहां के बड़े बड़े लोगों से है, जिनकी सोसाइटी यहाँ के देहाती गवार लोगों से बहुत ऊंची। ऐसी परिस्थिति में बकुल वहां तज्जो को देखभाल नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं कह रहा था कि बेहतर यही होगा कि तज्जो को अपने पास ही रहने दें। फिर तज्जो कोई इंसान नहीं जो उसके बिना रह नहीं सके। इंसान भी वक्त के साथ एक दूसरे को भूल जाता है, फिर वह तो एक जानवर है। आज बकुल नहीं रहेगी, कल किसी और के हाथों खा पी लेगी, अथवा आप एक नौकर रख लीजिएगा जो उसकी देखभाल किया करेगा। आप इसकी चिंता छोड़िए और शादी की तैयारी कीजिए। बकुल के पिता को इस बात से काफी तकलीफ हुई, मगर वे लाचार थे, इसलिए कह दिया, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। इसके साथ ही शादी की तैयारियां होने लगी, किंतु बकुल तभी से चिंतित हो गई। उसे पूर्ण विश्वास था कि जहां भी उसकी शादी होगी तज्जो अवश्य जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उसकी कल्पना अधूरी रह गई। उसकी ममता का गला घोंट दिया गया और बकुल उसी दिन से परेशान सी कमरे में बैठी बैठी चुपचाप तज्जो के लिए सोचती कि क्या करे क्या नहीं। आखिर उसने संतोष कर भूल जाना ही उचित समझा, इसलिए सोच लिया वह तज्जो को भूल जाएगी। और वास्तव में तज्जो है भी क्या? एक पशु, एक जानवर। वह क्या जाने प्यार और ममता को। कल मैं चली जाऊंगी तो अवश्य किसी अन्य के हाथों खाने पीने लगी, इसलिए व्यर्थ की चिंता में परेशान हूं। ऐसा सोचकर बकुल ने एक संतोष की सांस छोड़ी और बिछावन पर लेट गई। उसने हृदय पर पत्थर रख लिया, किंतु कब तक के लिए? अब तो वह घड़ी भी आ गई जिसे लोग विदाई कहते हैं। बकुल घर के सभी लोगों से विदा लेने लगी तो आखिरी समय तज्जो की ओर देखा। तज्जो एकटक उसकी ओर देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू की जलधारा बह रही थी। शायद वह समझ गई थी कि बकुल कहीं दूर जा रही है, इसलिए बकुल को देखकर एकाएक उसे
जोर से माओ माओ कर डकारने लगी। उस समय बकुल को ऐसा लगा जैसे वो माओ माओ कर डकार नहीं रही है, बल्कि माँ माँ कर चिल्ला रही हो। बकुल का कलेजा ममता से फटने को हो गया, तो वह दौड़कर तज्जो से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। तज्जो भी बकुल के आंचल को मुंह में दबा आंसू बहाती रही, किंतु यह दृश्य अधिक देर तक नहीं रह पाया। घर के लोगों ने बकुल को तज्जो से अलग कर दिया। बकुल ससुराल चली गई, परंतु बेचारी तज्जो ने उस दिन से खाना पीना छोड़ दिया। कई दिन गुजर गए, किंतु उसने कुछ भी नहीं खाया। धीरे धीरे उसकी शक्ति छिन्न होने लगी। वह सूख कर कांटा हो गई। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो उठने के योग्य न रही। ऐसी परिस्थिति में घर के लोग हार मान गए। बकुल के पिता ने विवश होकर बकुल के ससुर को खबर भेज दिया। बकुल दूसरे दिन अपने ससुर के साथ आ गई। वह तज्जो की हालत देख उससे लिपट रो पड़ी। बार बार तज्जो तज्जो कर मेरी प्यारी तज्जो कहकर दुलारने लगी, मगर तज्जो चुपचाप बकुल के आंचल पर आंसू बहाती रही और फिर एकाएक हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। शायद अब वह बकुल को ही देखने के लिए जिंदा थी। बकुल को गहरी चोट लगी। वह कई दिनों तक रोती रही। शायद अब भी कभी कभी रोती होगी तज्जो की याद में। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनूप प्रभा जी। तज्जो कहानी आपने आज मंच पर प्रस्तुत भी किया था और आज ही हमने इसे पढ़ा भी। बाहरी तौर पर तो लगता है कि बहुत सहज कहानी है और इसमें कोई खास बात नहीं कही गई है, लेकिन इसको अभी गंभीरता से जब आदमी पढ़ता है तो इतना आकर्षित हो जाता है, इतना भाव विवलित हो जाता है कि उस समाज में, उस हिंसक समाज में, जहाँ अपने मुंह के स्वाद के लिए लोग मुर्गा मुसल्लम क्या क्या नहीं खाता है, जीव के प्रति किसी कोई संवेदना नहीं होती, वहाँ पर एक जानवर के प्रति आदमी का प्रेम और आदमी का जानवर के प्रति प्रेम और जानवर का भी उस आदमी से प्रेम, गजब का ये जो संवेदना है। भले कुछ ही लोगों के पास ये बची हुई हो, लेकिन कथाकार का तो हमेशा उद्देश्य होता है कि चाहे वो सीमित रूप में हो, हम उसको समाज में विस्तारित करें और लोगों के बीच भी हम उस संवेदना को भरने की कोशिश करें। इस मायने से हम देख सकते हैं कि डॉक्टर अनुज प्रभात की यह कहानी जो है इस तरह की भावनाओं से और मनुष्य को कितना, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, और जानवर, चूँकि जानवर भी आदमी को उससे उतना ही प्रेम करता है जितना आदमी करता है, लेकिन आदमी कहीं कहीं पर हिंसक हो जाता है, जबकि उस तरह के जानवर जो से एक संबंध बना लेता है अपने मालिक से, वह उसके लिए हिंसक नहीं होता। तो इस पर सोचना विचारने की बात है समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुज प्रभा जी। बाकी तो हमारी आज की मुख्य अतिथि जो अध्यक्ष की भार भी संभाली हुई है, उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उनको पहले से मालूम भी नहीं था। हम उनको बहुत बहुत इस कष्ट के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन वो अंत में इसकी निचोड़ देंगी, संक्षिप्त में ही देंगी। और मैं कहता हूँ कि इस मंच पर हम सिर्फ बड़े बड़े रचनाकारों को जुटाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, जैसे बड़े भी आए, नए भी आए और कुछ ऐसे भी आए जो लिखने का प्रयास करते हैं, तब ना उसको उत्साह जगह कि वो आगे और कुछ लिख सकता है। कोई जो नहीं कहा जो बहुत बढ़िया आदमी लिखते लिखते बहुत बेहतर लिखता है। और इस मंच पर जुड़कर जो अच्छी कहानी, जैसे यशोधरा जी ने कहानी पढ़ा, द्विवेदी जी ने कहानी पढ़ा, इस तरह की कहानी को सुनकर प्रेरणा ही मिलती है कि रचना सृजन कैसे करनी चाहिए। तो इस मायने से हमारे मंच पर एक नई लेखिका है जो कविता लोक कथा लिखती रही है, लेकिन कहानी के क्षेत्र में उन्होंने प्रयोग करने का प्रयास किया है और कहानी बहुत कम लिखी है, लेकिन लिखने का प्रयास कर रही है। मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ। हमारा आशय है राजप्रिया रानी से। राजप्रिया रानी से निवेदन है कि कृपया अपनी एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करें। स्वागत है। बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट है आपका मैम। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, उस समय नहीं आ रही थी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकारों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मैं सभी को नमन करती हूँ और सम्मानित मंच को मैं सादर नमन करती हूँ। मेरी एक कहानी है जिसकी मैंने लिखा है, अब कैसा है कैसा नहीं वो आप बताएं। जिसका शीर्षक है वो काली रात। बैसाख का महीना
धूप का अतिक्रमण हर दिन बढ़ता ही जा रहा था, जैसे जीवन के किसी आसक्त मोड़ पर उत्पीड़न एवं दर्द का उदंड नाच परिस्थिति से विपरीत होता है। कहीं छांव की गुंजाइश नहीं थी। इसी तपती धूप में रिया अपनी मां को लेकर बैंक पहुंची। पिता करोड़पति होने के बावजूद भी पत्नी विभा की आर्थिक स्थिति से बेहद पिता करोड़पति होने के बावजूद भी पत्नी विभा आर्थिक स्थिति से बेहद नाजुक थी। कौड़ी कौड़ी की मोहताज थी। पति की नजर में मां का गुनाह था कि 3 बेटियों को जन्म देना, जबकि एक बड़ा बेटा भी था, लेकिन पिता उसे अपने साँचे में ढाल कर रखा था। दूर किसी दूसरे शहर पैसे कमाने के लिए रहने लगा था। ऐसा नहीं कि विभा ने उसे संस्कार नहीं सिखाए, लेकिन पिता का आदेश उसके लिए सर्वोपरि था। रिया यानी बड़ी बेटी की शादी 8 वर्ष पूर्व मध्यम वर्ग के एक व्यावसायिक परिवार में हुआ, जबकि दूसरी बेटी रिया की शादी उस महीने में ही हुआ था। विवाह की तबीयत बेहद खराब थी। अब छोटी पुत्री का विवाह शेष था। चूंकि विवाह को इसी बात की चिंता थी और इसी में वो घुल रही थी कि मेरी मृत्यु के पश्चात छोटी बेटी जिया का विवाह कौन और कैसे हो। रिया की मां की तबीयत बेहद खराब रह रही थी। पिता दाने दाने को मोहताज कर दिए। विभा बेटियों के भरोसे अपना शेष जीवन काट रही थी। चूंकि विभा का बाहरी आडंबर यानी इज्जत ढकने हेतु साड़ी, कपड़े, घर, रिश्तों में आई फरमाइशें उनके पति अवश्य पूरा करता, लेकिन जहां विभा के जीवन में सुकून या छोटी मोटी इच्छाएं, आशाएं, दिल के जुड़े कोई भी अरमानों को चूर चूर कर एक औरत की औकात दिखाने पर उतारू हो जाता, जिसे विभा के स्वाभिमान पर बार बार ठेस पहुंचता। शादी के उपरांत से ही पति की प्रताड़ना दबी जुबान से सहती आ रही थी कि मान, प्रतिष्ठा, इज्जत को ढकना पत्नी का फर्ज है, और पति भी खामोशी से उसे जहर का घूंट पिलाए जा रहा था। विवाह के अस्तित्व को मिट्टी में मिलाने के लिए हर संभव कोशिश करता था। इसी अस्तित्व को बचाने की और अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने हेतु उसने एक फैसला किया और एक छोटा सा व्यवसाय, पेंसिल, कलम, कागज और कॉपी का, जिसे अपने हिसाब से विद्यालय के समक्ष बेचती, फिर घर लौट आती। एक दिन रिया को ख्याल आया, छोटी बहन भी जब ससुराल चली जाएगी तब माँ की आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी। तब उसने एक निर्णय लिया, माँ के नाम का बैंक अकाउंट खुलवा दिया जाए, ताकि तीनों बहनें जब अपनी इच्छाओं से पैसे ट्रांसफर करेंगी और माँ का सम्मान भी बचा रहेगा, आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेगी। यही सोच रिया एक दिन माँ को लेकर बैंक पहुंची। अकाउंट खुलवाने की सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई। बैंक अधिकारी ने कहा, मैडम शनिवार को 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर लेके आइएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। विभा के मन में हजारों उम्मीद जाग उठे। रिया माँ के आंखों में आशा की उड़ान सहर्ष से ही देख पा रही थी, जबकि बैंक फॉर्म में हस्ताक्षर के लिए भी आंखों में रोशनी नहीं बची रही। बैंक अधिकारी ने बड़ी विनम्रता से बोला, माँ की आपका 2 हस्ताक्षर चाहिए, जल्दी कीजिए। विभा 10वीं पास एक शिक्षित खानदान से ताल्लुक रखने वाली महिला थी। चूंकि आज आंखों की रोशनी विभा का साथ छोड़ रहा था, चश्मा भी साथ नहीं दे रहा था। रिया से हताशा भरी निगाहों से बोली, हस्ताक्षर कैसे करूं? कलम कहीं और कागज कहीं। मन विचलित हो रहा है कि थोड़ी जीने की एक टूटी फूटी तो आंखों की रोशनी ही छिन गई। रिया माँ को तसल्ली देती हुई बोली, कोई बात नहीं माँ, अंगूठा कब काम आएगा? माँ के मन में एक और आस जगती हुई बोली, माँ अंगूठा जिंदाबाद।
झट से अंगूठे को कागज पर दबा दिया। अब अधिकारी साहब कागज खींचते हुए आदेश दिया, अगले कतार में चले जाइए डिपॉजिट की रकम लेकर। विभा अपने पैरों को घसीटते हुए अगले कतार तक पहुंची कि वहां से कुछ बहस की आवाजें सुनी। यहाँ खिड़की पर बैठे वर्मा जी कहाँ चले गए? पीछे से एक कड़कती आवाज आई, आप सभी लंच ब्रेक के बाद आइए। पीछे से एक कड़कती आवाज आई, आप सभी लंच ब्रेक के बाद आइए। हताशा भाव में सांसों को राहत देती विभा एक कुर्सी पर बैठ गई। चल रिया, अब मेरी सहनशक्ति की सीमा नहीं बची। घर चल, कल आएंगे। माँ 1 घंटे रुक जाते हैं ना, काम हो जाएगा। रिया ने आग्रह किया तो माँ चुप रह गई। 1 घंटे के पश्चात खिड़की खोलते ही अधिकारी साहब क्लोज का बोर्ड हटाते हुए चिल्लाए, अपना अपना रसीद ले जाओ। सर, मेरा काम बाकी रह गया था, अकाउंट ओपन करना है, यही होगा। अधिकारी उसकी माँ की तबीयत देखते हुए पैसे जमा कर लिया और बोले, कल रसीद ले जाना, अभी बाकी का काम नहीं हो सकता, कल दे देंगे। सर, अकाउंट कब तक खुल जाएगा? रिया बेहद विनम्र स्वर से पूछी। शनिवार तक, 2 टूक जवाब देकर अधिकारी अनदेखा कर दिया। रिया माँ की बाहें थामे ऑटो पर बैठी तो माँ की हाथ सुन्न सा हो गया। तबीयत बिगड़ती जा रही थी। घर पहुंचते ही माँ की सेवा में लग गई। भाई से कई बार फोन लगाया तो 2000 भेज दो, 2000 रुपए भेज दो, बैंक में डिपॉजिट करना है। भाई का जवाब आता, ठीक है भेजता हूँ, लेकिन स्थिति की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए पिता पर छोड़ देता था। लेकिन रिया उस काली रात जब माँ की स्थिति बेहद नाजुक थी, रात 12 बज रहे थे, ईश्वर विभा के लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। रिया सामान्य ढंग से सारी दवाएं माँ के हाथ में थमाई और थोड़ी देर के लिए बाहर बरामदे में जैसे ही बैठी कि उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। दौड़कर माँ के माथे को सहलाते हुए पूछी, माँ ठीक हो? परंतु कोई जवाब नहीं मिला। पिता को बुलाई, लेकिन पिताजी को शायद यही इच्छा थी। रिया भागती हुई बाहर गई, लेकिन वर्षा रानी दस्तक दे चुकी थी। धीरे धीरे बारिश की बूंदें पूरे वातावरण को अपने आगोश में ले लिया। रिया दौड़ती हुई चिल्लाती हुई किसी गाड़ी, कोई ऑटो मिलने की संभावना ढूंढने लगी। चूंकि ऑटो वाले ने शराब पी रखी थी, फिर भी उसकी पुकार सुन ऑटो रिक्शा उसके घर तक लाया। रिया माँ को किसी तरह ऑटो में सुलाई और बड़ा अस्पताल ले आई। स्ट्रेचर ढूंढा तो स्ट्रेचर नहीं मिला। 1-2 स्ट्रेचर था भी पानी में भीग कर गीला हो चुका था। खैर, उसने लपकते हुए डॉक्टर को हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाती हुई बुलाई। जब डॉक्टर विभा के करीब पहुंचा, तब तक विभा उल्टी सांसें लेने लगी। रात 2 बज रहे थे। डॉक्टर ने उसकी माँ को घर ले जाने की सलाह दी। मरीज अब इस दुनिया में नहीं है, इतना बोल डॉक्टर तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गया लाखों सपने, किसी आंसुओं का बहता दरिया, खामोशी में सिमटी आहों की चीख, हताशाओं की गूंज और अंत में कभी न बुझने वाले ममतामयी माँ संग बिताए पल पल की संघर्ष भरी यादें और मिली अनंत लाड़ प्यार। सुबह का सूरज भी उगा, किरणों ने अपनी अपनी बाहें फैलाई, परंतु माँ उस बाहों में सिमट न सकी। रिया को क्या पता था, बैंक का खाता जिस शनिवार को मिलेगा, माँ दुनिया से विदा हो जाएगी। अंततः जिस विद्यालय के बाहर पेंसिल, कलम वगैरह बेचती थी, वही सामग्री स्कूल के बच्चों में बांट दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजप्रिया रानी जी। आप कहानी लिखने का प्रयास कर रही हैं और निश्चित तौर पर इस तरह आप लिखती रहेंगी तो आगे और बेहतर भी लिख सकती हैं। आप का लिखने का शैली और प्रयास का स्वागत हम करते हैं और निश्चित तौर पर लगता है कि ये एक बहुत छोटी सी घटना है, शायद बहुत लोगों के साथ नहीं भी घटती हो, लेकिन आज के बैंक में या कोई भी कार्यालय, सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो, उसमें ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है जिसके कारण किसी आदमी को कितना आहत होना पड़ता है। यह इस बात को इस कहानी में बहुत ही जीवंतता के साथ प्रस्तुत की गई है और वो काली रात जो स्मरण बन जाती है
उस नायिका के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देते हैं आकर कहानी प्रस्तुत करने के लिए। जी हमारे पास शुक्रिया अब सर। हमारे मंच में अब 2-3 ही कहानीकार लोग बचे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी वो पढ़ दें तो कहानी समापन की ओर जाए। अभी रश्मि लहर जी लखनऊ से जुड़ गई हैं और बहुत अच्छी लेखिका है। ये बहुत अच्छी कवित्री भी है और साथ ही साथ कवित्री के साथ साथ बहुत अच्छी लघु कथा लिखा है, लेकिन कहानी भी बहुत बढ़िया लिखती है। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है। ये बहुत व्यस्त रहती है सरकारी कर्मचारी होते हुए भी, और तमाम व्यस्तता के बावजूद वो लेखन में इतनी सक्रिय हैं। इतनी कई किताबें इनकी प्रकाशित हुई है। हम बहुत ही सम्मानपूर्वक उन्हें आमंत्रित करते हैं अपनी एक छोटी सी कहानी के लिए। रश्मि लहर जी। जी, आप सभी को सादर प्रणाम और सभी वरिष्ठ जनों से आशीर्वाद देते हुए अपनी कहानी सुना रहे हैं जिसका शीर्षक है शिरीष। मेरे कार्यालय में सश्रम कारावास वाले कैदियों की ड्यूटी लगाई जाती थी। मैं विगत कुछ वर्षों से आत्म केंद्रित रहने लगी थी। बस कार्यालय जाती और घर चली आती। पिछले 1 माह से मेरे कमरे की साफ सफाई एवं मदद हेतु एक कैदी की ड्यूटी लगा दी गई थी। देखने में निहायत शरीफ, बड़ी बड़ी आंखों वाला वह कैदी काम करते करते जब थक जाता तब मेरे कमरे के बाहर आम के पेड़ के पास बैठ जाता और धीरे धीरे कुछ गुनगुनाता रहता। उसके सादगी से भरे हाव भाव मन को आकर्षित करते थे। मैंने देखा कि उसके शांत चेहरे पर सदैव एक भोली सी मुस्कान थिरकी रहती थी। एक बार वह मुझे अपने जीवन के बारे में अनायास ही बताने लगा तो उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वह बहुत अच्छा खिलाड़ी था। जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे में भी बहुत कुछ सीखा था उसने। यह सोचकर मैं भीतर तक कांप उठती थी कि परिस्थितियां इंसान को अनचाहे ही विवशता की ऐसी बेड़ियों में जकड़ देती हैं कि व्यक्ति शेष उम्र बस कसमसा कर बिताने को मजबूर हो जाता है। एक बार अचानक मेरा एक सरकारी पत्र गायब हो गया और उसको ढूंढने में मुझे शिरीष यानी कि उस कैदी की मदद लेनी पड़ी। उसने बड़ी तल्लीनता और मेहनत से मेरी दराज संवार दी। साथ ही साथ वह पत्र भी ढूंढकर मेरी मेज पर रख दिया। अम्मा बाबूजी के जाने के बाद से मैं बहुत एकांत पसंद तो हो ही गई थी, साथ ही जीवन के कुछ कसैले अनुभवों ने मुझे तटस्थ भी बना डाला था। मैं ना किसी से फालतू मिलना चाहती, ना मित्रता करती, पर शिरीष के साथ काम करते करते एक अनजाना सा रिश्ता जुड़ गया था मेरा। वह मुझे मेरे जीवन का एक हिस्सा लगने लगा था। मेरे बिना कुछ कहे वह चाय, नाश्ता, लंच सब व्यवस्थित कर देता। अक्सर वह अपनी कोई भी बात बताकर मेरी प्रतिक्रिया जानने हेतु मेरा चेहरा देखता। उसका अपलक मुझे देखना थोड़ा अजीब सा लगता था। मैं सब कुछ सुनकर हाँ हूँ कहकर हट जाती थी। इधर कई दिनों से वह नहीं आ रहा था। मुझे पता चला था कि उसके आजीवन कारावास की सजा माफ कर दी गई है। मुझे थोड़ी उलझन लगने लगी थी। वह लगभग 40 वर्ष का कैदी जाने क्यों मेरा मन विचलित कर गया था। मैं जब तक उस आम के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती थी, उसके गुनगुनाने की गूंज मुझे उद्वेलित कर जाती थी। मैं अपनी बेचैनी से चकित थी। उसकी अनुपस्थिति मुझे अनमना कर रही थी। कुछ दिन बाद मेरे पास एक कुरियर आया तो सहसा मैं चौंक गई, क्योंकि विगत 10 वर्षों से मैं अपनी अकेली दुनिया में जी रही थी। पत्र व्यवहार तो बड़ी दूर की बात थी। मैं लोगों से हाय हेलो करने में भी गुरेज करती थी। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें एक लंबा सा पत्र था। मैंने जिज्ञासावश उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मैं थरथरा उठी। उसमें लिखा था, क्या संबोधन दूं प्रिय नूपुर जी, मैंने स्वर्ण कुमार का मर्डर कर दिया है। उस दिन आपकी दराज साफ करते समय मैंने चुपके से आपकी डायरी पढ़ ली थी। मुझे पता चला था कि आप वही पुरानी आकाशवाणी वाली कवयित्री नूपुर जी हैं जिनके कार्यक्रमों ने मेरी दुनिया बदल दी थी। मुझे यह भी ज्ञात हुआ था कि आपकी रचनाएं स्वर्ण कुमार ने चुरा ली थी और आपको बेइज्जत भी किया था। आपको इस घटना से इतना धक्का लगा था कि फिर आपका 2 साल तक मानसिक रोग विभाग में इलाज भी चला था। तत्पश्चात आपने कविता से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया था।
पूरी घटना जानने के बाद मैं उस स्वर्ण कुमार को मारने के लिए तड़प उठा था। आपसे मेरा जुड़ाव बहुत अनोखा था। एक बार मैं अनाथ आत्महत्या करने चल दिया था, लेकिन तभी एक आवाज सुनाई पड़ी। हार ना मत, हारने का भय भी मन को तोड़ता है। आपकी तिलिस्मी आवाज मेरे मन में गूंजने लगी। मैं वहीं बैठकर अपने घुटनों पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। आप बोलती जा रही थीं और मेरा आत्महत्या करने का विचार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। जब मैं उठा और पीछे नजर डाली तो एक आम का पना बनाने वाले के रेडियो में आपका प्रोग्राम आ रहा था। मैं तुरंत उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या यह कार्यक्रम तुम रोज सुनते हो भैया? हाँ भाई, उसने बड़े स्नेह से उत्तर दिया। यहाँ इनको सुनता हूँ तो पूरा जीवन बदल जाता है। हम ही नहीं, हमारा पूरा कुनबा, पूरा गांव इनसे प्रेरणा लेता है। सही कह रहे हो तुम, कहकर मैं चला आया। दूसरे दिन फिर वहीं पहुंच गया और फिर नियमित रूप से आपका कार्यक्रम सुनने लगा। सच बताऊं तो मैं आपको प्यार करने लगा था, सच्चा प्यार, आत्मा वाला प्यार, क्योंकि मैंने आपको देखा तक नहीं था, परंतु आपके एक एक शब्द मुझे जीवन देते थे। आप मुझ अनाथ के जीवन की प्रेरणा, या यूं कहूं कि पूरा जीवन बन गई थी। फिर अचानक आपका कार्यक्रम आना बंद हो गया। मैं चिंतित, थोड़ा पागल सा हो गया था। बदहवास आकाशवाणी कार्यालय जा पहुंचा था। वहां पता चला था कि आपके साथ कोई हादसा हो गया है, इसलिए आपको आकाशवाणी से विदा लेनी पड़ी। मैं कई वर्षों तक खोजबीन करता रहा। मेरे प्यार की शक्ति ही थी कि मुझे सश्रम कारावास के कारण आपके कार्यालय में ड्यूटी करनी पड़ी, और शायद यह भी मेरे सच्चे प्रेम का नतीजा था कि मैं आपके विभाग में ही काम करने लगा। आपको तो पता है नूपुर जी, एक अनाथ इंसान असंख्य प्रश्नों से घिरा रहता है, अपमान के अनगिनत घूंट पिए होता है। ऐसे में यदि कोई भाव आत्मा को स्पर्श कर ले तो उस अनाथ व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। बस ऐसा ही मेरे साथ हुआ। सच कहूं तो करीब 10 वर्षों से मैं आपके कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसी वर्ष मुझे मेरी सजा से छूट भी मिल गई है। आपको बताऊं, मुझे उम्र कैद की सजा में फर्जी फंसाया गया था, क्योंकि मैंने एक बड़े साहब को उनकी आया के साथ बेडरूम में सोता हुआ देख लिया था। बड़े साहब को पता था कि उनकी मैडम मुझ पर अंधविश्वास करती थी। उन्होंने पता नहीं कौन सी टेक्निक अपनाई कि उसी आया की हत्या में मुझे उम्र कैद की सजा हो गई। नूपुर जी, आपकी मन स्थिति से पूर्णतः अनभिज्ञ रहते हुए मैंने आपको सदैव बहुत प्यार किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप आकाशवाणी में अपने काव्य पाठ की पुनः शुरुआत कर लीजिए। आपके निकट रहकर मैं अपने प्रेम के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए आपके सानिध्य में बिताए अविस्मरणीय पलों की स्मृतियों को साथ लेकर मैं बहुत दूर 7 समंदर पार जा रहा हूँ। शायद अब अगले जन्म में मुलाकात होगी। आपका शिरीष, कैदी नंबर 9। पत्र पढ़कर पल भर को मैं स्तब्ध रह गई और सहसा पत्र को कसकर सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी और बहुत अच्छी प्रस्तुति। आपकी प्रस्तुति तो हमेशा अच्छी रहती ही है। बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देते हैं रश्मि जी। और अब मात्र 2-3 रचनाकार हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी वो भी अपनी कहानी पढ़ ले। विद्या चौधरी जी तैयार हो गई कि नहीं? अगर नहीं है, तैयार है तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप नहीं बोलिए कि हम स्थान नहीं दिए, हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। बावजूद नीलम नारंग जी हैं क्या मंच पर? एक नीलम नारंग आए के हैं जी। मैं निर्मला कर। हाँ हाँ, वही निर्मला कर्ण। हाँ, आप आ गए? अच्छा, उसके बाद निर्मला कर्ण जी पढ़ेंगी। विद्या चौधरी जी मंच पर आ गई हैं। अपने अस्वस्थता के बावजूद देखिए साहित्य के प्रति उनका कितना लगाव है और बहुत अच्छी लोग कथा लिखते हैं। मैं देखता हूँ कि आज वो कोई सी कहानी लेकर आई हैं, तो विद्या चौधरी को हम लोग सुनते हैं उनकी कहानी को। बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। उसके बाद निर्मला कर्ण जी पढ़ेंगे। नमस्कार।
आपकी कहानी को मैं सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर। निर्मला कर्ण जी, अभी आप माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो मैं पहले अपनी लंबी कहानी का एक छोटा स्वरूप, लघु स्वरूप मैंने तैयार किया था, उसी को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जी स्वागत है। ऊपरा वाला कहानी कहीं रखा हुआ है, उसी का शॉर्ट रूप है, बहुत शॉर्ट रूप। हाँ, यहाँ छोटी कहानी चले, ठीक। ये इस कहानी का सबसे पहले तो सिद्धेश्वर जी को बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद है। इन्होंने लाइन में नहीं रहते हुए भी हमको लाइन में खड़ा कर किया है और हमें आमंत्रित किया अपने मंच पे। आप मंच पर आ गए तो लाइन पर आ गए। मुझे असल में इतना खांसी और बुखार से दवाई खाए उसके बाद हमने सोचा कि सुनते हैं कि क्या हो रहा है, कम से कम सुन तो लूं। तो बहुत बहुत आभार। और आप सभी साहित्यकारों को, बहनों को, भाइयों को, अपूर्व जी को देख करके अपूर्व खुशी हो रही है। इनकी कहानी भी बहुत अच्छी लगी, काश ऐसा हो पाता जो इन्होंने संदेश दिया है अपनी कहानी के माध्यम से। खैर, अब मैं अपनी कहानी पे आती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है लक्ष्मी का बेटा। ये ग्रामीण परिवेश की कहानी है, इसलिए आपको वैसे ही झलक मिलेगी ये हिंदी में भी। मैंने बज्जिका में भी लिखा है, मैंने बज्जिका में बहुत सारी कहानियां और लघु कथाएं लिखी है, किताब भी छपी है। तो अभी मैं ये आपको लघु रूप उसी का सुना रही हूँ। लक्ष्मी का बेटा। बुलती के पड़ोस में एक बकरी ने 3 बछड़ों को जन्म दिया। 2 बछड़ों को, एक पाठी और 2 खसी, 3 था। बुलती ने 4 दिन के बाद पड़ोसन से पाठी खरीद ली। उसने पाठी का नाम रखा लक्ष्मी। उसे अच्छे से खिलाती पिलाती, मैदान में चराती भी थी। उसे रोटी बनाकर खिलाती, दूध भी गाय का पिलाती। लक्ष्मी 9 महीने बाद गर्भिणी हुई। 5 महीने बाद 2 बछड़ों को जन्म दिया। उस लक्ष्मी ने एक खसी और एक पाठी को जन्म दिया। बुलती तीनों को एक ही झोपड़ी में रखती थी, बड़े प्यार से। लक्ष्मी अपने दोनों बच्चों के साथ झोपड़ी में मजे में रह रही थी। उसके दोनों बच्चे एक साथ खाते पीते बड़े हुए। दोनों 10 महीने के हो गए। अपनी अपनी जवानी की बुलंदियों पर वे पहुंचे। पाठी को मां बनने का आह्वान आने लगा। वह गर्भिणी हो गई और खसी के लिए दरवाजे पर चिक का आना शुरू हो गया। लक्ष्मी का बेटा खूबसूरत नौजवान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ पर से मक्खी भी फिसल जाए। जो दरवाजे से गुजरता बोलता, अरे बुलती ने क्या पट्टा पूछा है, मालामाल कर देगा यह तो। चीख आते जाते रहा। लक्ष्मी के बेटा की बोली लगती रही। लक्ष्मी तैयार नहीं हो रही थी। बुलती तैयार नहीं हो रही थी। लक्ष्मी बेचारी इन सारी बातों से बेखबर अनजान थी। एक चीख आया जो वह मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गया। बुलती ने कहा कि यह जितने महीने का है उतना 1000 लगेगा आपको। चीख ने कहा मंजूर है। बुलती ने कहा कि यह 10 महीने का हो गया है, आपको 10,000 से 1 पैसे भी कम नहीं लगेगा। चीख ने तुरंत 10,000 रुपए बुलती के हाथ में रख दिए। बकरी के बेटे के गले से लगी रस्सी को खूंटे से निकाल लिया और रस्सी पकड़े आगे बढ़ा। लक्ष्मी का बेटा ठहर गया। वह कभी माँ की ओर तो कभी अपनी मालकिन बुलती की ओर निरीह आंखों से देख रहा था, निर्निमेष। लक्ष्मी चुपचाप एकटक देख रही थी। बुलती मुंह निष्प्रिय लक्ष्मी का उदास चेहरा, डबडबाई आंखें देखते जा रही थी।
चीख खींचकर जबरदस्ती लक्ष्मी के बेटा को ले चला। तब लक्ष्मी के धैर्य का बांध टूट गया। वह जोर जोर से आर्त भाव से मिमियाने लगी। यह देख बुलती से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी आंखों से भी आंसू की बूंदें टपकने लगी। लक्ष्मी को उसने गले से लगा लिया, रोने लगी। उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, बकरी हो ना, बकरी का बेटा इसी काम के लिए पैदा होता है, मत रो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने बड़ी कहानी को छोटा करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्मिक कहानी आपकी है। क्या बात है। और अब अंत में अब इस कथा सम्मेलन के अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा निर्मला कर्ण जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। बहुत ही आदरपूर्वक उन्हें आमंत्रित करता हूँ अपने एक छोटी सी कहानी के साथ। उसके बाद अध्यक्ष उद्बोधन हमारे आज की मुख्य अतिथि जो सुधरा जी देंगे। आवाज विद्या जी अपना माइक को मत कर लीजिए। ठीक है जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज भी द्विवेदी जी जैसा हो गया है। आवाज आप अपना क्या नाम है फोटो बंद के लिए ऑडियो में बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपके साथ। नहीं आ पा रही आवाज आपकी। नेटवर्क लगता है आपको डिस्टर्ब है। ऐसी जब कहानी सुनेंगे ही नहीं तो उसमें क्या बोलेगा आदमी। नहीं आवाज आ रही, नहीं आ रही, नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी। अजीत जी अभी मंच पर नहीं ना है? अजीत जी, अजीत जी तो मंच पर नहीं है। आवाज नहीं आ रही भाई किसी की। अजीत जी आगे आप कहाँ चले गए थे? आपको तो आमंत्रित किए थे। तो निर्मला जी की आवाज नहीं आ रही, उनकी माइक काम नहीं कर रहा है। तो निर्मला जी आप अपना माइक को बंद कर लीजिए और अजीत जी आप अपनी कहानी अंत में सुनाइए, ताकि हम तो कहानी का समापन ही कर रहे थे क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है और आप बीच में थे भी नहीं। आपको पहले भी हमने आमंत्रित किया था। आपसे निवेदन है कि अपनी एक कहानी पढ़िए और आपकी कहानी के साथ यह कथा सम्मेलन अंतिम पड़ाव की ओर जाएगी। अजीत कुमार हमारे गया से जुड़े हुए हैं, छोटी सी कहानी सुनैया। मन से जुड़े सभी साहित्यकार को मेरा नमस्कार। और ये बहुत ही अच्छा मंच है, सभी को मौका दिया जाता है। तो सिद्धेश्वर जी को विशेष रूप से धन्यवाद इसके लिए, मौका देने के लिए। काफी दिन के बाद मैं जुड़ा हूँ इस मंच से, उसके लिए मुझे खेद है। सिर्फ कहानी पर आपकी देर हो चुकी है। मैं शुरू से ही जुड़ा हूँ, एक तरह से जुड़ा हुआ हूँ, अपनी पारी की इंतजार कर रहा था। नहीं, वो बुलाए थे आप, उस समय आप थे नहीं, हमने आवाज दिया था। चलिए कोई बात नहीं, आप एक छोटी सी कहानी सुनाइए। कविता का प्रभाव कहानी का शीर्षक है, कविता का प्रभाव। एक जगह एक डाकू रहता था। उस रास्ते से जो भी पथिक जाता था उसे हुआ उस डाकू का चारों तरफ रंग था। उस डाकू के डर से उसे सामना करने से दिक्कत आती, क्योंकि वह जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में जानता। कई थोड़ा बार जोर से बोलिए, सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा जोर से। अच्छा सुन रही है? आवाज आपकी कम आ रही है, धीरे धीरे। अच्छा, कई बार पुलिस भी उसे पकड़ने की कोशिश की, तो घने वन में देखते न जाने किधर था कि पता ही नहीं चलता। अंततः पुलिस को निराशा हाथ लगी। वह बचाव से कई रंग भी खोद रखा था,
उस पीड़ा को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। और ये बहुत सुखद रहा कि इस पटल पर मैंने जितनी भी कहानियां सुनी हैं उनमें अत्यधिक भावनात्मकता थी, हृदय को छूने की क्षमता थी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक एक कहानी का संक्षेप में विश्लेषण करती हूँ अपनी योग्यता के अनुसार। हालांकि मैं इतनी योग्य नहीं हूँ, पर फिर भी अपनी समझ के अनुसार मैं कहानियों की व्याख्या करती हूँ। सर्वप्रथम मैं लेती हूँ नलिनी श्रीवास्तव जी को, और उन्होंने कहानी सुनाई वो 15 दिन। वो 15 दिन एक ऐसी कहानी थी कि जो भारतीय समाज की नारी की त्रासदी को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। एक ऐसी नारी जिसके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेती है। वही दूसरी बात वो ये कहती है कि नारी ही नारी को समझकर उसकी समस्याओं का निराकरण करने वाली होती है, जैसा कि नायिका की सास ने किया। उन्होंने उसकी मन की व्यथा को समझा और अपनी बहू को उन्होंने मातृत्व सुख प्रदान करने का एक अवसर दिया, और बहुत बिना एक शब्द के। ये जो एक बात थी, ये हृदय को छूने वाली थी। बहुत अच्छी कहानी, सकारात्मकता लिए हुए। जी जी, अपना माइक को बंद कर लीजिए विद्या जी, अपने माइक को थोड़ा बंद कर लीजिए। वहीं पर फिर अगली कहानी थी अतुल कुमार जी की। उसमें ट्रेन के सहयात्री के साथ जो एक बातचीत होती है उसके माध्यम से उनकी समस्याओं को समझते हैं। परंतु वहां पर एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि समस्याएं हैं, परंतु उन समस्याओं से हमें किस प्रकार से निकलकर बाहर आना है, किस प्रकार से उससे हमें सकारात्मक रूप से लेकर उन्हें एक नई दिशा देनी है, जिससे कि हमारे जीवन में भी सुखद पलों का आगमन हो सके। ये बहुत अच्छी कहानी लगी, सकारात्मकता लिए हुए बहुत सुंदर कहानी। आपको हार्दिक बधाई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विजय कुमार चौधरी जी, और इन्होंने किन्नरों पर जो लिखी है कहानी, एक तो इन्होंने 2 मुद्दे उठाए हैं। बेटियों के प्रति जो समाज में एक ये भाव है कि फिर से बेटी हो गई, और बेटियों के लिए किन्नरों को समाज मतलब क्यों देना हमें इतना बार इतना पैसा। तो बेटियों के प्रति जो दुर्भाव है वो सर्वथा अनुचित है। हालांकि आजकल धीरे धीरे कम हो रहा है, ये समाज जो है इसमें परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन अच्छा है, रचनात्मक है, सृजनात्मक है और सकारात्मक है। परंतु इन्होंने एक दूसरा मुद्दा उठाया है किन्नरों को लेकर कि उन्हें समाज ने स्वीकारा नहीं है। उन्हें एक ऐसी जिंदगी दी है जिसमें कि उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए घर घर जाना पड़ता है, और इस प्रकार से धन पाकर वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहीं पर उन्होंने दूसरी बात जो कही है कि इन्हें यदि परिवार में स्थान दिया जाए, समाज इन्हें स्वीकार कर ले, तो ये जो वृद्धाश्रम जगह जगह खुल गए हैं हर शहर में, उनकी आवश्यकता नहीं होगी। हम श्रवण कुमार बनकर हम माता पिता की सेवा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, और इसके लिए हार्दिक बधाई आपको। अगली कहानी थी अनुज जी की। डॉक्टर अनुज जी ने जो कहानी लिखी है ममता, करुणा और प्रेम से ओतप्रोत कहानी है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं भी पशु प्रेमी हूँ, और ऐसी ही जो घटना है मेरे साथ भी मैंने अनुभव किया, तो मैं इससे बहुत सहजता से जुड़ गई थी। वास्तव में पशुओं का जो प्रेम होता है वो प्रेम होता है और निस्वार्थ प्रेम होता है। हम तो कहीं ना कहीं ये जानकर कि नहीं हमें अपनी समझ से काम लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये तो हो जाएगा, ये अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेगा, तो यह एक हमारी जो बौद्धिकता है उसको जताता है। परंतु बेचारा पशु हमारे प्रेम में पड़कर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। ये बहुत ही हृदय विदारक होता है, और ये हमने स्वयं ने अनुभव किया है। इसलिए मैं इस कहानी से बहुत गहराई से जुड़ पाई। बहुत अच्छी कहानी के लिए आपको हार्दिक बधाई सर। के बाद मैंने राजप्रिया जी की कहानी सुनी, वो काली रात, और जिसमें कि बेटियां जो है माँ को सम्मान दिलाने के लिए तत्पर है। वही बेटियों की बात की बेटियां जो है समाज के लिए भार है, बाप के लिए भार है, माता पिता के लिए भार है। तो ये जो सोच है, कुत्सित सोच है, इसे समाज से पूरी तरह से हमें दूर करना होगा। और आपकी कहानी बीच बीच में मैं सुन नहीं पा रही थी, फिर भी जो बेटियां माँ के लिए करना चाहती हैं उसे आपने बताया। बहुत अच्छी बात है कि बेटियां माता पिता को हार न समझकर उनके दायित्व का
को स्वीकार कर रही है और ये एक सकारात्मक पहलू समाज के सामने आया है कि आम जीवन में भी हम अपने आसपास देख पा रहे हैं। हार्दिक बधाई आपको बहुत सुंदर कहानी के लिए। अब रश्मि लहर जी की बात तो मैं क्या कहूँ, रश्मि जी ने तो मतलब हृदय को छू के, कहानी तो बहुत अच्छी थी ही, परंतु उनकी जो प्रस्तुति थी उसे सीखना पड़ेगा यह गुण कि आपने कितनी सुंदर प्रस्तुति कैसे दी और किस प्रकार से स्वर का उतार चढ़ाव था उनका। बहुत ही हृदयहारी, मन को छूने वाली कहानी, आत्मा से आत्मा का प्रेम, बहुत खूबसूरत। किस प्रकार से एक आवाज से, एक स्वर से व्यक्ति इतना बच जाता है कि प्रेम करने लगता है, वो प्रेम की सीमा तक तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। बहुत सुंदर कहानी के लिए मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ रश्मि जी को, और आपकी कला बहुत बहुत धन्यवाद से आगे बढ़ती रहे, ये मेरी कामना है। और बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं पुनः एक बार आपको बधाई देती हूँ। और विद्या जी की कहानी जो थी लक्ष्मी का बेटा, बहुत मार्मिक कहानी थी। माँ माँ होती है, चाहे वह हम पशुओं में देखें, पक्षियों में देखें या इंसानों में, परंतु माँ तो माँ होती है। उसकी ममता हम उससे जब छीनते हैं तो उसे दारुण दुख होता है। बहुत सुंदर कहानी। अजीत जी की कहानी मैं सुन नहीं पाई क्योंकि मुझे उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। आखिरी में जो चंद पंक्तियां मैंने सुनी है उसके माध्यम से मैं इतना समझ सकी हूँ कि कविता जो है एक माध्यम है जिसके माध्यम से, मतलब साहित्य को कह सकते हैं कि साहित्य समाज को नई दिशा दे सकता है। यहाँ तक कि जो बुरे लोग हैं उनको भी, उनके अंदर भी सद्गुणों का प्रवाह कविता के माध्यम से हो जाता है। ये अच्छी कहानी है, सोच अच्छी है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि मैं आपकी कहानी सुन नहीं पा रही थी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई अच्छी कहानियों की प्रस्तुति के लिए, और सिद्धेश्वर सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, पटेल को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज के मुख्य अतिथि सह अध्यक्ष, आज क्या आप अध्यक्षता का भार जो आपने संभाला है, अद्भुत अद्भुत आपने समीक्षात्मक टिप्पणी दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहली बार मंच पर आकर इतनी अच्छी अपनी भूमिका अदा कीजिएगा। यशोधरा भटनागर जी, आप कहानी तो अच्छी पढ़ी ही, आज आप मंच पर आप छाई रही, इस मायने से छाई रही कि आप पर डायरी भी हमने बहुत गंभीरता से लिखा। रात ही आपकी कहानी हमने पढ़ा था और हमने सोचा कि आप जिस तरह कहानियाँ लिख रही हैं उस पर कुछ गंभीरता से लिखना भी चाहिए, इसीलिए हमने कल लिख कर, हमने 1 बजे रात को हम सोए आपकी कहानी को पढ़कर और उस पर लिख कर, तो आज उसकी भी प्रस्तुति हमने किया। आप मुख्य अतिथि के रूप में भी आप आस्थिर रही, और अध्यक्ष रूप में भगवती प्रसाद द्विवेदी जी की मजबूरी थी कि उनका नेट काम नहीं किया, वरना वैसे शीर्षस्थ कथाकार हमारे पंच पढ़ाएँ और उनका आशीर्वाद आप लोग को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने लगभग सबकी कहानियाँ, उन्होंने सप्ताह भर उस सबकी कहानियों को उन्होंने पढ़ा भी है, तो उस तरह से उनका भी हम बहुत अभिवादन करते हैं। साथ ही आज लगभग 1 दर्जन कहानियाँ हमारे पटल पर आई। 1-2 लोग कहानी नहीं सुन पाए उसकी नेट की गड़बड़ी की वजह से, वरना आज निर्मल कर्ण जी की और नीलम नारंग जी की ये 2 कहानियाँ सुनने से वंचित रह गए। हम अगले कथा सम्मेलन में सुनेंगे निश्चित तौर पर। इसके अतिरिक्त अपूर्व कुमार है, विजय कुमारी मौर्य जी हैं, डॉक्टर अनुज प्रभात है, राजप्रिया रानी हैं, रश्मि लहर है, विद्या चौधरी हैं, अजीत कुमार हैं, ये तमाम लोग जिन्होंने अपनी कहानियाँ यहाँ पर प्रस्तुत किया, उनके प्रति हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप इसी प्रकार साहित्य सृजन से जुड़े रहें। आप साहित्यकार हैं, आपका धर्म है जुड़े रहना, आगे बढ़ना, एक दूसरे का साथ देते हुए सबका साथ, सबके विकास की भावना से जुड़े रहना। बहुत से लोग सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, पीड़ा चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक दूसरे को साथ लेकर चले और जो हम जानते हैं दूसरे को सिखलाया, जो दूसरा जानता है उनसे हम कुछ सीखें, यह भावना होनी चाहिए। तो आप लोग को बहुत बहुत आज बहुत समय तक हम आप लोग से जुड़े रहे, आप भी जुड़े रहें। हम क्षमा चाहते हैं कि आज विलम्ब हो गई, लेकिन हमारी किंचित यह भावना नहीं रहती कि हम किसी को छोड़े। मुझे तो नहीं लग रहा था कि आज हम इतने सारे लोगों की कहानियाँ सुन पाएंगे,
लेकिन कहानियाँ छोटी छोटी थी तो बहुत सारी कहानियाँ सुन लिए, वरना मुझे उम्मीद थी कि 6 या 7 से ज़्यादा नहीं सुनेंगे। बावजूद हम 1 दर्जन कहानियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की गई, तो यह भी अपने आप में उपलब्धि की कहानी छोटी होती है तो हम अधिक सुन पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगला सप्ताह जो हमारा कल से चलेगा सोमवार से शनिवार तक, अवसर साहित्य यात्रा हमारे फेसबुक व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप के लिए आप निश्चिंत रहते हो, उससे कोई समय की बाध्यता नहीं है। आप सोमवार से शनिवार तक कभी भी उसमें आप अपनी रचना पोस्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और वह लघु कथा पर केंद्रित होगा। लघु कथा के तो आप लोग सशक्त हस्ता से, खासकर भटनागर जो खूब लघु कथा की संग्रह किताब आई है आपकी, तो आप जरूर जुड़े रहें और आपका स्नेह सहयोग उस मंच को भी प्राप्त हो। लघु कथा में या आप जो सहयोग कर सकते हैं दीजिएगा। आज जो आपने समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत किया उसका एक प्रति हमें आप जरूर भेज दीजिएगा ताकि हम उसका यथोचित उपयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी चुनी हुई कहानियों को हम अगली पुस्तक में भी स्थान देने का प्रयास करेंगे। आप सबसे को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपसे विदा चाहते हैं। सादर धन्यवाद सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद। सुंदर कार्यक्रम के लिए बधाई सभी को। जी धन्यवाद। धन्यवाद सबको। अब आप विदेश में जाइए तो वहाँ से जुड़े रहिए, तो ऑनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्नेह आत्मीयता मिलती रहनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल अवश्य सर। धन्यवाद। धन्यवाद।